अच्छा, आप लोगों में से किसी ने विंडोज़ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है, विंडोज़ मशीन? विंडोज नहीं करा। आज करूँगा विंडोज, आज टाइम है मेरे पास, आज करूँगा। अच्छा। मेरा मेरे आरडीएस वाला नहीं हुआ था, मैं एक बार दोबारा से वही टेस्ट कर रहा हूँ। मेरा आरडीएस में वही अटक रहा था, उस दिन भी अटका था दोबारा से। मैं दोबारा भी लॉन्च ही कर रहा हूँ उसका। अच्छा, वो बेसिकली आपका एक्सेस अगर नहीं हो पा रहा है तो वो सिक्योरिटी ग्रुप का इशू है, मतलब सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ नहीं है, इसी वजह से वो एक्सेसिबल नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप में हम EC2 जो बना रहे हैं वहां पे अलाउड करते हैं कि हम उसमें अलाउड करेंगे? आरडीएस के सिक्योरिटी ग्रुप में आप 3306 पोर्ट को अलाउ करोगे ताकि EC2 इंस्टेंस आके उसको एक्सेस कर पाए 3306 पोर्ट पे। जैसे आप अगर कोई सिंपल मशीन लॉन्च करते हो तो आप 22 पोर्ट अलाउ करते हो, है ना, क्योंकि 22 पोर्ट पे आप एसएसएच करते हो। उसी तरह जब डीबी आप लॉन्च करते हो तो आपको 3306 पोर्ट अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि 3306 पोर्ट पे ही डीबी एक्सेसिबल होता है। ओके। अभी आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हो तो यू कैन शेयर स्क्रीन। हाँ, तो मैं अभी बना ही रहा था तो चेक ही करूंगा। अगर अच्छा, नहीं होता भी फिर मैं शेयर करता हूँ उसके। ठीक है। बाकी मैंने एक विंडोज़ मशीन भी लॉन्च किया था, तो विंडोज़ मशीन बेसिकली जब आप लॉन्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई विंडोज़ मशीन लॉन्च करते हो ना, तो विंडोज़ मशीन में विंडोज़ सर्वर जो होता है वो आपका उसमें एसक्यूएल भी इंस्टॉल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे विंडोज़ मशीन चलानी है और उसमें आईएएस सर्वर होना चाहिए। जैसे सिंपल अगर हम कोई लिनक्स सर्वर की बात करें तो हम ब्लैंक लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उसमें फिर हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं मैनुअली, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रिक्वायरमेंट पर है कि आपको किस तरह की विंडोज़ सर्वर चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप विंडोज़ सर्वर लॉन्च करते हो तो वहाँ पर एसक्यूएल सर्वर चाहिए होता है लोगों को। एसक्यूएल सर्वर एक स्मॉल सा डीबी है माइक्रोसॉफ्ट का, अपना डाटाबेस है, यू कैन सी है। तो इसमें ऑलरेडी लाइसेंस्ड होता है इनका फ्री टियर वाला। तो आप ज़्यादातर टाइम ये वाला इंस्टेंस लॉन्च करते हो टू गिव टू दैट मशीन टू द डेवलपर, ठीक है। लेकिन अगर आपको खुद से आर&डी करने के लिए चाहिए, जैसे कि हम सिंपल उबंटू मशीन लॉन्च करते हैं, तो आप यहाँ पे विंडोज़ में डेस्कटॉप वर्जन भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपको डेस्कटॉप वर्जन भी देगा, यू कैन सी, है ना, तो डेस्कटॉप वर्जन है। तो मैंने अभी एक विंडोज़ मशीन लॉन्च करा हुआ है, C2 माइक्रो में मैंने लॉन्च किया था। और विंडोज़ में सिक्योरिटी ग्रुप जो अलाउ करनी पड़ती है वो हमें 3389, ये आरडीपी पोर्ट होता है। तो हमेशा याद रखना, विंडोज़ मशीन होगा तो 3389। यहाँ पर SSH 22 पोर्ट से नहीं कर सकते हो, क्योंकि SSH प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ लिनक्स पे वैलिड है। ओके। अगर किसी विंडोज़ मशीन को रिमोट लेना चाहते हो लॉन्च करने के बाद, तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउ करना पड़ेगा। आरडीपी प्रोटोकॉल होती है रिमोट प्रोटोकॉल टू एक्सेस दैट मशीन। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3389 सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल किया है और सोर्स मैंने दिया है 000, मतलब कहीं से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद इसको एक्सेस करने का तरीका होता है, आपको कनेक्ट में जाके आरडीपी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एक फाइल देता है आपको, जब इस पर क्लिक करोगे तो एक फाइल देगा आपको। वो फाइल इस तरह की होगी, आरडीपी, तो इस तरह की है। चलिए इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। ये मुझे इसने एक आरडीपी दिया, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देन कनेक्ट। अब ये मुझसे बोलेगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, की पेयर देते थे और कनेक्ट हो जाते थे लिनक्स में। इसको एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर का।
सो आपको इसमें जाना होगा, यहाँ यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है, गेट पासवर्ड करना होगा। गेट पासवर्ड जब करोगे तो ये पूछेगा कि जो भी फाइल के साथ, की पेयर के साथ तुमने लॉन्च किया था इंस्टेंस, जैसे मैंने इस की पेयर के साथ लॉन्च किया था, तो बोलेगा कि उस की पेयर को यहाँ पर अपलोड कर दो। So let's go here. Windows 10. इसको ओपन करो, डिक्रिप्ट करो। जब डिक्रिप्ट करोगे तो इस तरह का पासवर्ड देगा आपको, यही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड एवरी टाइम हमें करना पड़ेगा कि एक बार के लिए? अब जैसे मान लो, अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको ये कहीं पर सेव करके रख लेना चाहिए, किसी txt फाइल में सेव करके आपको रख लेना चाहिए, है ना, ताकि आपको हर एक बार जब भी आप कनेक्ट होगे तो आपको ये पासवर्ड चाहिए ही होगा। ओके। अभी जैसे ही मैं पासवर्ड डाला, मुझे विंडोज सर्वर इसने दिखा दिया, जिसमें कि इसने सारा कुछ बता दिया कि होस्ट नेम क्या है, आईडी क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्या स्पेस है, मेमोरी क्या है, किस रीजन में है ये, है ना, ये सारा कुछ इसने बता दिया। उसके बाद चीज़ें आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। मैंने जैसे इंस्टॉल किया हुआ है गूगल क्रोम, तो यहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, पहले से आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा आई। उसके बाद आपको चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बाकी फिर जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो यू कैन यूज़ इट। तो ये प्रोसेस है विंडोज सर्वर लॉन्च करने का। ये तो मैंने आपको डेस्कटॉप वर्जन बताया, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो मोस्टली आपको हो सकता है कि आपको वो लॉन्च करने के लिए बोले एसक्यूएल सर्वर, विंडोज एसक्यूएल सर्वर, जैसे कि ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगी कि कौन सा सर्वर लॉन्च करना है, इसमें क्या होना चाहिए, इंटरप्राइज होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। एग्जैक्टली वर्जन भी आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको बोलेगा वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आपको बताएगा कि मुझे ये चाहिए। इसलिए वो बताएगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर रन होंगी और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब उसके लोकल में जो भी सेटअप होगा वही सेटअप आपको वो बोलेगा कि मुझे AWS पे भी लॉन्च करके दो। तो आप उसको इसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बना के और उसको शेयर कर दोगे जो भी बंदा होगा, ताकि वो उस मशीन पे एक्सेस कर पाए RDP के ऊपर में। तो ये तरीका है विंडोज सर्वर लॉन्च करने का। बाकी लिनक्स सर्वर तो हमें पता ही है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोर्स कोड मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि गिट में कोड कैसे पुश पुल करते हैं, है ना, गिट की बेसिक्स कमांड्स क्या है कोड को पुश पुल करने का, और गिट में हम रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांचेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास गिट का अकाउंट है? नहीं। ठीक है, तो अभी साथ के साथ आप लोग एक गिट का अकाउंट बना लो। github.com पे जाओगे तो आपको लॉग इन टू द गिटहब, यहाँ जाके github.com। हाँ, यहाँ जाके सबसे पहले इस URL पे आप लोग साइन अप करो। अगर कोई चाहता है अपनी स्क्रीन शेयर करना, यू कैन शेयर योर स्क्रीन सो दैट आई कैन गाइड यू। आप दोनों में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अच्छा, हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि गिटहब हमें चाहिए क्यों, या फिर कोई भी इस तरह की रिपोजिटरी क्यों चाहिए। हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप द कोड लोकली, है ना।
अगर लोकली मान लो हम तीनों एक ही टीम में काम कर रहे हैं, तो इंद्रजीत ने क्या कोड डेवलप किया है और उन्होंने प्रोडक्शन पे क्या डाला है, अगर इंद्रजीत कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या फिर ही इज ऑन लीव, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई द कोड बिकॉज द कोड इज इन हिज लोकल लैपटॉप। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो व्हाट वी नीड टू डू इज we should put our code somewhere into the source code management or repository. So GitHub is a product. Earlier it was a product of Git. Git was an organization. अभी इसमें मर्ज हो गया, GitHub मर्ज हो गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में. So now it is a product of Microsoft. और ये फ्री है. इसमें अगर 5 रिपोजिटरीज आपको प्राइवेट फ्री मिलेंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम फ्री नहीं यूज़ करते हैं, हम एंटरप्राइज यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है. कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बस जब हम लाइसेंस में जाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि हम मल्टीपल प्राइवेट रिपोजिटरीज बना सकते हैं. @ मिसिंग है जीमेल में. इसमें कुछ करना, हाँ, वेरीफाई के लिए. हाँ, वेरीफाई करो, रोटेट करो. डन. नीचे सेलेक्ट प्लान. फ्री, फ्री, हाँ. ठीक है, अब ऊपर में सेलेक्ट करना होगा कि आपका क्या है, सबसे ऊपर वाला. नन कर लो. इसमें सिलेक्ट करना है. हाँ, नन कर लो या लिटिल प्रोग्रामिंग कर लो, जो मर्जी कर लो. इसमें से सिलेक्ट करने पे व्हाट डू यू प्लान टू यूज गिटहब फॉर? लर्न टू कोड. नीचे आ जाओ. 3 सिलेक्ट करना होगा. हाँ, 3 तो फिर पहला और ये वाला सेलेक्ट करो, होस्ट ए प्रोजेक्ट. और पहला तीनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो कुछ लिखना. हाँ, लिख दो उसमें. पाइथन कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज. क्या चीज? कोई सा भी लैंग्वेज लिख सकते हो यहाँ पे ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो यहाँ पे लिख दो, आप पाइथन लिख दो, कोमा लेकर के, फिर जेनकिंस लिख दो, फिर कोमा दे दो. कोई और लैंग्वेज लिख दो. प्लीज वेरीफाई. अपना भी ले लिया. हाँ, ईमेल आईडी वेरीफाई कर लो. आपकी ईमेल ठीक है, मेल आया होगा ना. हाँ, आपकी ईमेल पे मेल आया होगा एक गिटहब का. ठीक है, पहला रिपोजिटरी क्रिएट करने बोल रहा था, एक डेमो नाम से रिपोजिटरी बना दो. डिस्क्रिप्शन में लिख दो, दिस इज फॉर डेमो और टेस्ट समथिंग. अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस हैं, पब्लिक और प्राइवेट, है ना. तो प्राइवेट अगर रिपोजिटरी होगी तो आपको पब्लिक और प्राइवेट. अभी इसको पब्लिक करो, क्योंकि प्राइवेट अगर होगी तो फिर रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन. उसके बाद नीचे वाले बॉक्स को चेक कर दो, इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विथ रीडमी, और क्रिएट रिपोजिटरी कर दो. ओके, ठीक है, तो आपका पहला रिपोजिटरी रेडी हो गया, है ना. नाउ अभी आप स्टॉप कर लो. नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन.
अब सबसे पहले समझते हैं रिपोजिटरी जो भी हमने बनाई है ना, और इसके नीचे में ब्रांचेस क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट क्या होता है और एक स्टैंडर्ड क्या होता है, हम ये भी समझेंगे अभी। तो रिपोजिटरी बेसिकली क्या होता है कि एक, इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक फोल्डर है ना, एक वैसा फोल्डर जो कि क्लाउड के ऊपर में है ना, जिसको कि होस्ट कर रहा है गिटहब अपने पास ओवर द क्लाउड। तो अभी कोई सा भी आप डेवलपमेंट करते हो, जैसे मान लो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहाँ पर रिपोजिटरीज कैसे होंगे, रिपोजिटरीज बेसिकली एप्लीकेशन के नाम पर होती है। जैसे मान लो अगर आप डेवऑप्स टीम में हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रिपोजिटरी होनी चाहिए डेवऑप्स नाम से, ठीक है। अगर आप डेवलपर टीम के हो और आप किसी iOS एप्लीकेशन पे या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो iOS और एप्लीकेशन का नाम, ठीक है, ऐसे करके रिपोजिटरी बनाते हैं लोग। मोस्टली वो इसलिए बनाते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो पाए कि हाँ ठीक है ये रिपोजिटरी किसको बिलोंग कर रहा है। अब आप डेवऑप्स के नाम से बनाओगे तो उसको सबको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर डेवऑप्स का कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रिपोजिटरी जो होता है काइंड ऑफ फोल्डर होता है क्लाउड के ऊपर में। अभी जो आपने रीडमी फाइल बनाई है ना, रीडमी फाइल में बेसिकली readme.md, इस फाइल के अंदर आप बेसिकली उस रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन रखते हो। अगर आपका कोई कोड है तो वो कोड कैसे सेटअप होगा है ना, और क्या क्या चीज़ें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, उस तरह की इंफॉर्मेशन आप रखते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी रिपोजिटरी ये है जेनकिंस माइनस पाइपलाइन 2, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि एक रेडमी बनाया readme.md और इसमें मैंने ये डिटेल्स रख दी कि अगर किसी को जेनकिंस सेटअप करना है तो जेनकिंस सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेवन होना चाहिए, जेनकिंस होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आप रेडमी में रख सकते हो अपनी रिपोजिटरी के। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रेडमी फाइल को मेंटेन करते हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और रेडमी से ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप किसी की भी उठा के देखोगे रेडमी, मान लो आपने एक कंपोज उठाया ऐसे गिट में और आप देखोगे तो इसमें भी रेडमी है कि डॉकर कंपोज कैसे एग्जीक्यूट करना है ना, कंट्रीब्यूटर कौन है, रिलीजिंग कौन है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी चाहिए रेडमी में। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है उस रिपोजिटरी के बारे में, ये रिपोजिटरी किस चीज़ के लिए है और किसको बिलोंग कर रही है। दूसरा हम आते हैं ब्रांच में। तो बाय डिफ़ॉल्ट गिट में आपको या फिर किसी भी बिट बकेट में कहीं पर भी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच आपको मिलता है वो होता है मास्टर। रोशन, रेडमी में जो इंफॉर्मेशन होता है, who और when do we need that information? Yes, so basically let's say कि I have created a readme file for my code, ठीक है। मान लो कि आप डेवऑप्स टीम से हो और मैं डेवलपर टीम से हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना कोड डेवलप किया, सिंस यू आर नॉट अवेयर कि मुझे कोड को कैसे एग्जीक्यूट करना है अपने सर्वर पे, मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन रखने के बाद ये एप्लीकेशन जो कि गिट में पड़ा हुआ है ये रन करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सारी डिटेल्स डाल दूंगा कि पहले आपको कॉन्फ़िगर करनी चाहिए आपके मशीन के ऊपर में, ये सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द कोड और कंपाइल द कोड। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपर आर गोइंग टू मेंटेन ऑन रेडमी फाइल। अगर आप डेवऑप्स टीम के लिए रेडमी फाइल बना रहे हो अपने रिपोजिटरी के लिए तो आप उसमें स्पेसिफिक कोई भी कोड डालोगे, मान लो आप क्लाउड फॉर्मेशन की टेम्पलेट्स डालते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर टेराफॉर्म की टेम्पलेट्स डालते हो, किसी भी तरह की एक सर्वर को सेटअप करने के लिए टेम्पलेट्स डालते हो, तो आप वहाँ पर उस रेडमी में आप बेसिकली बताओगे कि ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बस हमने कॉपी किया और चल गया, वो नहीं होगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि इस कोड को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मुझे किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि मेवन चाहिए, तो मेवन चाहिए तो मेवन कहाँ से डाउनलोड होगा मैंने ये भी लिख दिया,
क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे मेवन को इंस्टॉल करने के लिए, उसका प्रोफाइल कैसे सेट करूँगा। तो मैंने ये सारे डिटेल्स डाल दिए मेवन के रिगार्डिंग कि इस कोड को, अगर आप जो कोड यहाँ पर दिख रहा है लाइन्स में, अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ये सारे सेटअप्स मेरे लोकल पे होने चाहिए। तो आप जैसे कोई सा भी टीम मेंबर मेरी टीम का आएगा, नया ज्वाइन करेगा या फिर कोई और बंदा अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहेगा, दैट गाय कैन ओनली गो थ्रू द रीडमी फाइल सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स पहले मुझे प्री रिक्विजिट्स हैं तो इसको मुझे पहले फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इसको फॉलो करके सेटअप करूँगा तभी मुझे मैं ये एप्लीकेशन चला पाऊँगा। तो बेसिकली ये अगर डेवलपमेंट कोड होगा तो डेवलपर्स आर गोइंग टू मेंटेन दिस रीडमी फाइल। इफ द कोड बिलोंग्स टू द डेवऑप्स टीम, सो यू गाइज आर गोइंग टू मेंटेन द रीडमी फाइल। रीडमी फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्टेप्स डालने होते हैं कि सेटअप कैसे करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच आपको मिलेगा वो होगा मास्टर। सो इफ़ यू कैन सी इन योर गिटहब अकाउंट ऑल्सो, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच मिलेगा वो मास्टर ही मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब मास्टर ब्रांच जो होता है ना, उसमें हम कोई सा भी कोड उठा के नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। मास्टर ब्रांच थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड ब्रांच होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर कोई भी गंद उठा के डाल दें कि हाँ जो कोड चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ उठा के डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा ऐसा क्योंकि मास्टर ब्रांच का एक स्टैंडर्ड होगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही कोड डलेगा जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड होगा। क्योंकि मास्टर ब्रांच से कोड उठा के हम डायरेक्टली कहाँ डालते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो प्रोडक्शन में जो भी रन कर रहा होगा वो कोड मास्टर ब्रांच से आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ब्रांच है, तो हर चीज़ इसमें आपको पुश नहीं करनी है कभी भी। अब इसमें कैसे पुश करना है उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें डालते हैं कोड को। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी भी टास्क में काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच कट करना चाहिए, उसका नाम देना चाहिए फीचर। जैसे होता है ना मोबाइल में कोई फीचर होती है ना, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में कोई फीचर होती है, तो उसी तरह का एक ब्रांच आपको क्रिएट करना पड़ेगा फीचर। और जिस भी टास्क पे आप काम कर रहे हो, मान लो आप जेनकिंस पे काम कर रहे हो या वर्जन 1 पे काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, तो आप उसको समझने के लिए डाल सकते हो फीचर जेनकिंस, ठीक है। या फिर आप डाल सकते हो फीचर, और अगर कोई टास्क पे काम कर रहे हो, मान लो जीरा का किसी टास्क पे काम कर रहे हो, तो आप जीरा की आईडी भी डाल सकते हो कि जीरा 339 इस टास्क पे मैं काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप मास्टर ब्रांच से एक सेम कॉपी बना रहे हो दूसरा ब्रांच, ठीक है। और जो भी डेवलपमेंट अभी आप करोगे वो इस ब्रांच में करोगे, फीचर ब्रांच में। आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में नहीं करोगे क्योंकि मास्टर ब्रांच में जो कोड होगा वो कोड स्टेबल होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट का कोड नहीं होगा। स्टेबल कोड इसलिए होगा ताकि हम प्रोडक्शन पे चलाएं तो प्रोडक्शन फटे नहीं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट शुड नॉट गिव यू एनी एरर व्हेन यू आर रनिंग द कोड, क्योंकि प्रोडक्शन डाउन हो गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच कट करेंगे किसी भी नाम से। यह आप मैनुअली भी बना सकते हो ब्रांच को और कमांड लाइन के थ्रू भी बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप सारा डेवलपमेंट करोगे। डेवलपमेंट करने के बाद आप इस ब्रांच को इसमें मर्ज करोगे। मर्ज का मतलब अब जो भी कंटेंट है इसको इसके साथ में डाल दोगे, जो भी आपने डेवलपमेंट किया है। मान लो यहाँ पर एक फाइल थी टेस्ट नाम से, ठीक है। अब इस टेस्ट फाइल में यहाँ पर 2 लाइन्स लिखी हुई है इस फाइल के अंदर, ठीक है। अभी आपने फीचर ब्रांच कट किया और फीचर ब्रांच में आपने 2 और लाइनें इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो अभी आपने 2 एक्स्ट्रा लाइनें ऐड कर दी, तो अब इस ब्रांच के अंदर में 4 लाइनें हो गई सेम फाइल के अंदर। अब आप चाहते हो कि ये जो 4 लाइनें हो गई हैं इसको मैं मास्टर में कॉपी पेस्ट कर दूं, तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका होता है आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन रन द कोड फ्रॉम द मास्टर। सो
अभी कमांड लाइन के थ्रू देखते हैं कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये मेरा लिनक्स मशीन है, mkdir गिट नाम से फोल्डर में लोकल में बनाता हूँ, और मशीन पे गिट इंस्टॉल होनी चाहिए, चाहे वो आपके लोकल लैपटॉप हो चाहे सर्वर हो। अगर आप ये जो पुट्टी है आपका अमेज़न CLI यूज कर रहे हैं ना VDS की? नहीं, ये मेरा गिट बैश है, एक टूल है गिट बैश, इसके हाँ इसके थ्रू मैंने मशीन पे लॉगिन कर लिया है। आप इसका एक बार लिंक शेयर कर दोगे अगर डाउनलोड हो सकता है? नहीं हाँ हाँ हाँ, ये गिट बैश है, आप लोगों के लैपटॉप में ये होना चाहिए। अगर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो यू कैन इंस्टॉल गिट बैश डाउनलोड फॉर, और ऐसे भी लिख सकते हो गिट बैश फॉर विंडोज़। यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ये .exe फाइल देगा, उसको बस एग्जीक्यूट कर लेना और कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो इस तरह की आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, और ये एप्लीकेशन आप अपने लोकल लैपटॉप में भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर गिट लिखोगे तो गिट बैश ऐसा आना चाहिए एप्लीकेशन। जब क्लिक करके देखोगे तो ये आपको एक ब्लैक स्क्रीन दे देगा, जहाँ पर कि आप कोई भी लिनक्स की कमांड्स चला सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लिनक्स मशीन पे जो मैंने अमेज़ॉन में लॉन्च किया हुआ है उस मशीन पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने एक यूज़र उसमें बना दिया है डेवऑप्स, ताकि मुझे बार बार की पेयर नहीं शेयर करना पड़े। ठीक है, अब मैं रूट बन जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी गिट नाम से। इस डायरेक्टरी के अंदर जाके अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रिपोजिटरी बनाऊँगा गिट में, और वहाँ पर जाके देखेंगे कि कैसे हम ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं और उसको मर्ज कैसे कर सकते हैं। फिर थोड़े से कमांड लाइंस देखेंगे गिट के। मैं यहाँ जाता हूँ, डेमो क्लास फैब नाम से एक ब्रांच बनाता हूँ, सॉरी रिपोजिटरी बनाता हूँ, और इसका नाम लिखता हूँ दिस इज फॉर डेमो ऑफ आवर क्लास और गिट क्लास। ठीक है, इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको रेडमी के साथ में। हो गया, क्रिएट रिपोजिटरी बन गई। ठीक है, अब इसको क्लोन करना पड़ता है अपने पास लोकल में। इसको लाने के लिए हम इसको करेंगे क्लोन। क्लोन करने के लिए कमांड होती है गिट क्लोन, उसके बाद यूआरएल। जो यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी किया है इस ब्लू स्क्रीन से, उसको मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ दे दिया। अभी क्या हुआ कि जो फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है डेमो क्लास, वही फोल्डर मैंने लोकल में भी यहाँ पे ले आया मैं इसको। अभी आप अगर यहाँ जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको सेम readme.txt फाइल मिलेगी जो वहाँ पर अवेलेबल है ना। दिस इज फॉर डेमो क्लास। ठीक है, अभी एक कमांड होती है कि कौन से ब्रांच में हम लोग बैठे हुए हैं उसको चेक करने के लिए। तो कमांड होती है गिट ब्रांच। जब आप गिट ब्रांच टाइप करोगे तो यहाँ बताएगा कि कौन से ब्रांच से तुमने क्लोन किया है और किस ब्रांच में तुम बैठे हुए हो। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच था मास्टर, और हम उसी में बैठे हुए थे। सेम ब्रांच से हमने कॉपी किया, तो इसलिए हमें लोकल में भी यही ब्रांच दिख रहा है। अब मुझे एक नया ब्रांच बनाना है। ठीक है, तो नया ब्रांच बनाने का दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ डेव नाम से क्रिएट ब्रांच
बोल रहा है ना नया ब्रांच बना लो डेव, तो ये मास्टर से बनाएगा। बेसिकली मास्टर में जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनाएगा। इसको आप समझ सकते हो कि जैसे लोकल लैपटॉप में हम करते हैं ना, किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो हम डायरेक्ट उस फोल्डर में जाते हैं, और मान लो मुझे एक फोल्डर को कॉपी करना है सेम टेस्ट नाम से, तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉपी फिर पेस्ट, ये लिखा हुआ आ जाएगा ना टेस्ट कॉपी। तो यहाँ टेस्ट कॉपी जो है ये किससे आया है, ये मास्टर ब्रांच, यही मेरा मास्टर है ना, और ये तो मेरा नया ब्रांच हो गया। सिमिलरली अब जो भी कंटेंट होगा टेस्ट में वो ऑटोमेटिकली मेरे नए वाले में आ जाएगा, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से बनाऊँ, लेकिन इस तरीके से आप मत बनाना, क्योंकि ये यहाँ से क्रिएट करने वाला तरीका थोड़ा सा समटाइम्स सही नहीं होता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, अपने टेस्ट में तो कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो तरीका ठीक नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो, गिट ब्रांच लिखोगे, उसके बाद एक कमांड होती है गिट चेकआउट -b फॉर ब्रांच, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेव। अब इसने बोला स्विच टू न्यू ब्रांच, इसने ऑटोमेटिकली नया ब्रांच मेरे लोकल में बना दिया। अभी मैं अगर सेम कमांड चलाऊँ branch गिट ब्रांच, तो यहाँ से मुझे 2 ब्रांच दिखाएगा, मास्टर और डेव। लेकिन ये ब्रांच मेरे यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने ये ब्रांच अपने लोकल लैपटॉप में बनाया है, मतलब लोकल सर्वर में बनाया है, ठीक है। तो अभी मुझे सब कुछ सेम दिखेगा, और अगर मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँ vi demo class.txt, और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज डेमो फाइल फॉर dev branch which we will commit to GitHub। एक छोटा सा मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि हमें पता चले। अभी एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखेगा कि अब ये जो फाइल आपने बनाई है, ये फाइल आपने बनाई है किसमें, डेव ब्रांच में, ठीक है। अब अगर आप लिखोगे गिट चेकआउट -b मास्टर, गेट ब्रांच, अब एक काम करो, इसको आपको कमिट करना है, ऊपर भेजना है, मतलब गिटहब में डालना है अब इसको, ठीक है। तो एक सेकंड, आपको गिटहब में ये कोड को डालना है, तो कमांड होगी गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब जो भी फाइलें यहाँ पर हैं सबको ऐड कर दो। फिर गिट कमिट -m फॉर मैसेज अपडेटिंग न्यू ब्रांच। ये हमेशा याद रखना, आपको एक मैसेज यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसलिए मैसेज डालना पड़ेगा ताकि पता चले लोगों को कि आपने क्या कमिट किया है, ठीक है, क्या चेंजेस आपने किए हैं, उसी के रिलेवेंट आपको मैसेज डालना है, कुछ भी मत डाल देना। जैसे समटाइम्स क्या होता था कि हम नए नए थे तो हम नाम डाल देते थे या फिर ऐसा कुछ करते थे, वो मत डालना। इसमें एक थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ बेसिकली अगर रोशन ने किया है या इंद्रजीत या सुचिता ने किया है चेंजेस, तो क्या चेंजेस किए हैं, इसलिए कमिट में मैसेज हमेशा डालना जरूरी है। गिट कमिट बोल रहा है कि पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने लोकल में। ठीक है, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स,
status git commit git push origin -b dev demo class git add हमने कर दिया, हमने कमिट कर दी, उसके बाद git push ओरिजिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए जो ओरिजिन है वो ये यूआरएल है, ठीक है, मतलब गिटहब के ऊपर वही मेरा ओरिजिन है, इसलिए मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ गिटहब ओरिजिन। और जो नीचे है यहाँ ब्लैक स्क्रीन में ये मेरा लोकल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि ओरिजिन और लोकल में क्या डिफरेंस होता है। तो लोकल वही होगा, लोकल ब्रांच या लोकल कोड जो आपके लोकल में, जैसे अपने गिट में कोड अभी हम लोग डाउनलोड कर लिए तो हमारा ये लोकल हो गया, ठीक है। ओरिजिन हमारा हमेशा जो है जहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं वो होगा git push origin dev। अभी मुझे नया ब्रांच था मेरा डेव, ठीक है, वहाँ तो अवेलेबल नहीं है। ये ओरिजिन कीवर्ड है, ये कीवर्ड करेक्ट यूज होता है। करेक्ट। अब जैसे मुझे अगर मास्टर में डालना होता कोड को तो मैं यहाँ पे ब्रांच नहीं स्पेसिफाई करता, ठीक है, लेकिन मुझे कोड को डालना था एक स्पेसिफिक ब्रांच में जो कि अभी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, है ना। और अगर अवेलेबल होता भी तो मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांच में ही अपने कोड को कमिट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रांच डाला है डेव, है ना। मैंने कमांड क्या लिखा, git push origin then dev, that means कि I want to commit my code in dev branch only। अब ये मुझसे पूछेगा कि ऐसे कोई भी कमिट नहीं कर सकता है, तो कमिट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किस आपका यूज़र आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो इस जैसे आप ये बताओगे तो आपका कन्फिगर हो जाएगा गिट आपके लोकल में। तो मैं अभी अपना यूज़र आईडी डालता हूँ gmail.com और इसका पासवर्ड मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। अब इसने यहाँ पे बताया, देखो डेमो क्लास वेब डॉट गिट, ये रिपोजिटरी थी मेरी, इसमें न्यू ब्रांच इसने बना दिया डेव को डेव के अंदर में। अभी आप देखो लेस देन ए मिनट एगो, है ना। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश मारूं तो मुझे यहाँ पे दो ब्रांच दिखने चाहिए, एक मास्टर और एक डेव, ठीक है। तो डेव ब्रांच में मैंने ये कमिट किया है जो मैंने आप लोगों के सामने एक फाइल बनाई, ठीक है। लेकिन जब आप मास्टर में जाओगे तो वो फाइल यहाँ पर नहीं है। अब मैंने बताया था आप लोगों की मास्टर में हम डायरेक्ट कमिट नहीं करते हैं, तो हम मास्टर के लिए क्या करेंगे, अगर हमें अपने कोड को मास्टर में डालना है तो हम पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। इस बटन को क्लिक करेंगे। रोशन, यस, एक बार आप दोबारा से पीछे दोबारा समझा दोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें जो आपने फाइल्स भी बनाई है ना अभी। अच्छा, मुझे बताओ कहाँ पर आपको इशू आया यहाँ पे, मैं फिर पर से जो हमने जो हमने ब्रांच वाली जो कमांड चलाई थी ना, जब जहाँ से ब्रांच बनानी चालू करी थी, चेकआउट किया था जब डेव ने, तो उसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं काम कि हमने करता हूँ। कहाँ पे कहाँ कमिट किया, क्या हुआ, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं शुरू से जाता हूँ और एक नया ब्रांच बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं शुरू से जाता हूँ, mkdir न्यू गिट, ये बस मेरा लोकल का फोल्डर है, इसमें इसके अंदर में मैं कोड को लाऊंगा, इसलिए मैंने ये फोल्डर लिखा है, ठीक है। ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे लोकल लैपटॉप पर है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, गिट क्लोन किया और ये यूआरएल को मैंने यहाँ पे डाल दिया जहाँ से मुझे कोड को लाना है, ठीक है। अब ये यूआरएल कहाँ से आएगा, तो ये यूआरएल आपको अगर मास्टर से बेसिकली लाना है तो आप यहाँ पे ग्रीन बटन को क्लिक करके यहाँ से ये यूआरएल कॉपी पेस्ट कर सकते हो,
वही यूआरएल ये, ठीक है। ओके। पहले मैं कोड को क्लोन किया मैंने, अभी मैं जाऊंगा डेमो क्लास में, क्योंकि यही कोड मेरा आया है डेमो क्लास, यू कैन सी ये डेमो क्लास, तो ये कोड मेरे लोकल लैपटॉप में आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ये आया, अब मैंने उठाया कहाँ से, मास्टर ब्रांच से। तो मैं जब यहाँ पे टाइप करूँगा गेट ब्रांच, तो जो ग्रीन में है वो मुझे दिखाएगा कि ये मास्टर ब्रांच से आया है, ठीक है। अब मुझे नया ब्रांच बनाना है। तो नया ब्रांच बनाने के लिए एक कमांड होती है गिट चेकआउट -b आप तभी लगाओगे जब आपको नया ब्रांच बनाना होगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग ब्रांच से चेकआउट लेना होगा तो आप यहाँ पे -b नहीं लगाओगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं डेव न्यू, मैं एक नया ब्रांच बना रहा हूँ डेव न्यू नाम से। ये ब्रांच किससे बना, ये ब्रांच मास्टर से बना, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर टाइप करूँ गिट ब्रांच, तो मुझे दिखेगा कि एक नया ब्रांच बन गया है जिसका नाम है डेव -न्यू, और ये ऑटोमेटिकली स्विच हो गया, मास्टर से इसमें स्विच हो गया। चेकआउट का मतलब ही होता है स्विच ब्रांच, ठीक है। चेकआउट का मतलब होता है स्विच ब्रांच। अगर आप -b लगाओगे तो नया ब्रांच बना देगा, अगर नहीं लगाओगे तो दो ब्रांच के बीच में स्विच करेगा। गिट, अगर मैं लिखता हूँ इसको गिट चेकआउट और मास्टर, योर ब्रांच इज अप टू डेट, एंड अभी देखो ये स्विच कर गया ना ब्रांच, पहले डेव न्यू में था, अब ये मास्टर में चला गया। अब मुझे दोबारा से अगर जाना है, अभी जैसे मैं लिखता हूँ गेट ब्रांच, ये मास्टर में जो ग्रीन है उसमें हम बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। जो वाइट है उसको हमने लीव कर दिया है, अभी हम उसमें नहीं है। अगर मैं फिर से डेव न्यू में जाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा गेट चेकआउट डेव न्यू, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना स्विच टू ब्रांच डेव न्यू। मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे गेट ब्रांच का मतलब ये जो कमांड है ना, ये लिस्ट करती है ब्रांचेस को, कि कितनी ब्रांचेस हैं उसको लिस्ट कर देगी, ठीक है। अब अब हमने जो फाइल बनाई है, मतलब जो भी हमने ब्रांच बनाया है वो मास्टर से बनाया है ना। तो जो मास्टर में कंटेंट था वही कंटेंट हमें यहाँ पे सिर्फ दिखेगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि एक नया फाइल यहाँ पे बनाएं और उसको हम नए ब्रांच में डाल दें, नए फाइल को। तो हम एक नया फाइल बनाते हैं डेव टेक्स्ट नाम से, और इसको लिख देते हैं, कुछ भी कंटेंट यहाँ डाल देते हैं, दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली, और न्यू ब्रांच, ठीक है। ये डाल दिया, सेव कर दिया। अभी अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो आपको ये दिखेगा भी कि आपने क्या कंटेंट डाला है इसमें, ओके। अब यहाँ पे देखना हम कौन से ब्रांच में बैठे हैं और क्या कंटेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। हम बैठे हैं गिट ब्रांच टाइप करने के बाद हमें बता रहा है कि तुम डेव -न्यू के अंदर बैठे हो, और इसमें तुम्हारे पास दो फाइलें हैं, है ना। अब मैं चलता हूँ मास्टर में, टाइप करो गिट ब्रांच, तो यहाँ पर आपको ग्रीन में दिखा रहा है मास्टर, इसका मतलब आप मास्टर में स्विच हो चुके हो। और मास्टर में भी आपको ये दोनों फाइलें दिख रही हैं, लेकिन ये लोकल में दिख रही हैं, है ना। ये वहां पर आपको नहीं दिखेंगी। कहाँ पे नहीं दिखेगी, उस गिटहब के अकाउंट में आपको नहीं दिखेगी ये दोनों फाइलें। अब हमें क्या करना है कि जो भी लोकल में है, सॉरी चेकआउट डेव में, जो भी लोकल में मेरा नया ब्रांच बना है और जो भी कंटेंट है इसमें, इसको मैं चाहता हूँ कि ऊपर गिटहब में भी ये दिखे मुझे, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक कमांड चलानी पड़ेगी गिट ऐड। जो भी फाइलें मैंने बनाई है मैं चाहता हूँ उसको ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा गिट ऐड डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी में जो भी चीजें हैं उसको ऐड कर दो। फिर अगर इसमें हमें पर्टिकुलर एक फाइल ही ऐड करनी हो तो उसमें,
हाँ, तो अगर वो पर्टिकुलर फाइल ऐड नेटलिस्ट। करनी है तो वो पर्टिकुलर फाइल का नाम दे सकते हो आप। ओके। उसके बाद जब आपने ऐड किया है तो उसको वेरीफाई करो कि आपने क्या मॉडिफिकेशन किया है। गिट स्टेटस एक कमांड होती है जिससे आपको बताएगा कि क्या ऐड और मॉडिफाई किया है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि न्यू फाइल आपने बनाया है जिसका नाम ये है, ठीक है। उसके बाद करो गिट कमिट -m, -n स्टैंड फॉर मैसेज, दिस इज न्यू फाइल एडिंग इन न्यू ब्रांच। ये एक मैसेज मैंने डाल दिया और ये कमांड चला दी। ये मैसेज डालने के बाद अब मेरा काम है जो मेरे लोकल में मैंने अभी तक बनाया है उसको गिटहब पे डाल देने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, गिट पुश ओरिजिन, और कहाँ डालना है, इस ब्रांच में डालना है, गिट पुश ओरिजिन dev new smartguru@gmail.com। ठीक है, ये बता रहा है कि न्यू ब्रांच जो है आपका वो ये है ना। अब एक काम करो, यहाँ पे देखो कि जब आप गिट ब्रांच तो आपको dev new दिख रहा है। अब यहाँ चलो ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आपको दिख रहा है 2 न्यू ब्रांचेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 न्यू ब्रांचेस दिख रहा है, लेकिन हमने जो भी कंटेंट बनाया है वो कंटेंट अभी तक हमें मास्टर में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मास्टर में भी वो सारे कोड आ जाएं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। बगैर पुल रिक्वेस्ट के वो कोड मास्टर में नहीं आएगा। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो कोड है आपके डेव एनवायरनमेंट में उसको आप चाहते हो कि मर्ज हो जाए, कॉपी पेस्ट कर दें या मर्ज हो जाए मास्टर में। मास्टर में भी मुझे वही कोड दिखे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, इस तरह का बटन आएगा, आपको इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हेडलाइन कुछ भी डाल दो, सब्जेक्ट काइंड ऑफ एडिंग ब्रांच, I'm going to add this branch changes to master। उसके बाद अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में और भी मेंबर्स हैं तो यू कैन असाइन दैट गाय हियर। अभी मेरे इस अकाउंट में सिर्फ मैं ही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे ही लिस्ट दिखेगा असाइनी में। ये बंदा क्या करेगा, ये मर्ज करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली क्या होना चाहिए, आपके टीम लीड्स या आर्किटेक्ट, है ना, कोई भी होगा आपकी टीम में, उसको आपको यहाँ पर असाइनी बनाना होगा और उसी बंदे को यहाँ पर रिव्यूवर्स भी बनाना होगा। जैसे कोई अगर टीम लीड है या आर्किटेक्ट है तो उसको आपको यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, @ करके उसको आप ढूंढ सकते हो। अगर सारे बंदे एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब एक ही रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको डालना पड़ेगा, है ना, ताकि उसको नोटिफाई हो जाए और वो आपके कोड को चेक कर पाए कि आपने कोड का सिंटैक्स सही रखा है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं है, ऐसा करके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस ब्रांच क्या है जिसमें मर्ज होना है। ये एरो से साफ साफ पता चल रहा है कि डेव को मर्ज करना है मास्टर के अंदर में, है ना। इसको कर दो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो एक इस तरह का आईडी जनरेट होगा $1 से, है ना। तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, या फिर आप ऐसे करके उसको शेयर भी कर सकते हो। इसको कॉपी करके जो भी बंदा रिलेवेंट है उसको आप शेयर कर दो कि भाई मैंने ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, इसको आप देख लो। फिर वो बंदा क्या करेगा, अगर इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देखेगा, नहीं तो वो कोड को चेक करेगा कि आपने क्या किया है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने कुछ नया डाला है। अब वो आदमी इसमें क्लिक करेगा, वो देखेगा कि अच्छा आपने डेमो क्लास .txt बनाया है कुछ, है ना। रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद उसको मर्ज करेगा।
तो मर्ज कैसे करेगा, यहाँ से मर्ज करेगा, इस बटन को क्लिक करेगा और कन्फर्म मर्ज, जैसे ही मर्ज करेगा यहाँ पे दिखा देगा मर्ज्ड, है ना, एडिंग ब्रांच। अब आप यहाँ जाओ डेमो क्लास एफबी के अंदर, अब आपको यहाँ पे मास्टर के अंदर में ये फाइल भी दिखने लग गई, है ना, जो पहले आपने बनाई थी। अब ये आपने क्या किया, आपने डेव ब्रांच को मर्ज किया। सिमिलरली आप इस ब्रांच को भी मर्ज कर सकते हो, आप किसी में भी मर्ज कर सकते हो, आप चाहो तो डेव में भी मर्ज कर सकते हो, आप चाहो तो मास्टर में भी मर्ज कर सकते हो, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से आपको हर एक बार पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी फाइल वहाँ पे डालनी है। तो इसमें लिख दो डेव न्यू कोड मर्ज, प्लीज मर्ज माय चेंजेस, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब आपको मास्टर के अंदर में दोनों फाइलें दिख गई, जो दोनों फाइलें आपने अलग अलग ब्रांच में बनाई थी, और हर एक ब्रांच में अपनी स्पेसिफिक फाइल भी है। अगर हम इस ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ यही फाइल है, अगर दूसरी ब्रांच में जाएंगे डेव में तो यहाँ पर सिर्फ ये फाइल है। तो इसको हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि मास्टर ब्रांच जो है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है ना, और डेव जो है न्यू ये सुचिता को बिलोंग कर रहा है, और डेव जो है वो इंद्रजीत को बिलोंग कर रहा है। तो इंद्रजीत ने अपने सारे कोड के चेंजेस यहाँ पे रख दिए, ठीक है, और सुचिता ने इसमें रख दिए, और उसके बाद इन दोनों ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मर्ज करवा दिया अपनी ब्रांच को, ठीक है। अब मर्ज होने के बाद आप ब्रांच को डिलीट भी करवा सकते हो। तो ये सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अपने ब्रांच को डिलीट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि डिलीट का जो अथॉरिटी होता है वो सबको नहीं होता है किसी ब्रांच को डिलीट करने के लिए। तो वो मोस्टली आपके आर्किटेक्ट को या फिर किसी बड़े बंदे को होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर रहा हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से ब्रांच में जाके ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो अपने अकाउंट्स में, लेकिन ये चीज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन में शायद कम ही देखने को मिले कि आपके पास वो एक्सेस हो, है ना। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो ब्रांचेस को। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है हमें? क्लियर है अभी, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, सपोज एक रिलीज जब है उसमें जो सेंट्रल रिपोजिटरी में जो कोड है उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस है और अदर स्क्रिप्ट ऐड होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले जैसे मास्टर ब्रांच से पूरा का पूरा जो कोड होगा उसका जो हम ब्रांच कट करेंगे उसमें पूरा कोड सारे फाइल्स आएंगे हमारे लोकल पे, करेक्ट, हाँ। जब फिर हम उसका जो हमारे लोकल पे जो मास्टर आ गया है उसका हम एक कॉपी बनाएंगे अपने लोकल पे, दूसरा कॉपी। हाँ, बेसिकली क्या है कि, हाँ मैं समझ गया आपकी बात की। अगर मान लो एक रिलीज जाना है, ठीक है, इस एग्जांपल में देखते हैं कि मास्टर ब्रांच है हमारे पास, इसमें 2 फाइलें थी, है ना। अब समहाउ कुछ नया चेंजेस है इस वाले जो dev.txt है, ठीक है, इसमें पता नहीं सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। इस dev.txt के अंदर में कहाँ गया हमारा ब्रांच, यहाँ मान लो dev.txt एक स्क्रिप्ट है जिसमें कि आपको भी अपना कुछ ऐड करना है ना, या फिर हो सकता है कि कुछ नया ही एक फंक्शनैलिटी आपने नया पाइथन स्क्रिप्ट लिखी या कुछ और लिखा है वो यहाँ पे डालना है। तो जो नया लिखा है वो तो डालने का तरीका हम जान गए कि कैसे नया कुछ डालना है। तो एक ब्रांच क्रिएट करो और फिर वहां से करो, है ना। जो भी हमने यहाँ पे देखा। अब मान लो इस फाइल में कुछ चेंजेस है ना, आपके पास या फिर निजीत के पास किसी के पास वो चीज आई कि हाँ भाई यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है, मास्टर पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप फिर से गिट में जाके इसका क्लोन करोगे। आप इसको क्लोन करोगे पूरा,
जब आप इसको क्लोन करोगे तो अब ये फाइलें यहाँ पर आ गई। आप क्या करोगे कि गेट ब्रांच मास्टर है, एक नया फाइल में चेंजेस है, तो आप करो एक नया ब्रांच बनाओ पहले, गेट चेकआउट -b चेंजेस नाम से, या फिर रिलीज नाम से बनाओ। ये फोल्डर क्रिएट किया, उसमें क्लोन कर लिया उस फोल्डर में आपने। हाँ, लोकल लैपटॉप में मेरा ये फोल्डर है बस। फिर उसी फोल्डर में हम न्यू ब्रांच बना रहे हैं। हाँ, इसमें हमने क्लोन किया, अब इसके अंदर में ही बैठ के हम नया ब्रांच बना रहे हैं लोकल में। गिट चेकआउट, अच्छा ch गिट चेकआउट -b रिलीज 1। अब रिलीज 1 नया ब्रांच मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल में मुझे txt में चेंजेस करने थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग माय चेंजेस फॉर रिलीज फॉर फरवरी 2020 रिलीज। git add git status और git commit -m added my changes for this release। हो गया। git push origin, सॉरी पहले ब्रांच देख लो किस ब्रांच में है। ओके, git push origin ठीक है। अब सेम वे से आप इसमें जाके अपना चेंजेस मर्ज रिक्वेस्ट डाल दो, प्लीज मर्ज पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे बेसिकली देख लेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। पहले ये था और अभी इसमें ऐड हुआ है नया, दिख रहा है ना यहाँ पे पहले क्या था और अभी क्या हुआ है। तो 2 लाइनें ऐड हुई हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस लाइन ऐड हुई है, एक ये है। तो यहाँ पर आपको रिव्यूअर कमेंट्स भी कर सकता है कि प्लीज रिमूव दिस लाइन। यहाँ पे वो अपना मैसेज भी डाल सकता है अगर वो डालना चाहे तो। और वो यहाँ पे जाके चेक भी कर सकता है कि कौन कौन किसने किसने पुल रिक्वेस्ट आज जनरेट किए हैं। यहाँ पे जाके उसको पुल रिक्वेस्ट भी मिल जाएगा। इसको खोल के वो मर्ज कर देगा। यहाँ पे साथ साथ ब्रांच भी डिलीट कर दो। यहाँ जाओ, इस फाइल में चेंजेस हुए हैं, यहाँ बता भी देगा कि ये लाइन ऐड हुई है। ऊपर से ये भी बता देगा कि ये पूरे कोड में कौन सा है जो चेंज हुआ है अभी के अभी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मिनट्स आएगा, मतलब यही वाली फाइल चेंज हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगी आप लोगों को। यहाँ पे कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है यहाँ पे? सही।
ठीक है। अब एक और बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत हेल्पफुल चीज है, वो है फॉर्क। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे कि हम अपने रिपोजिटरी में अपने कोड के साथ में खेल रहे थे, है ना। मान लो आप चाहते हो कि रोशन का जो भी कोड है उसको मैं अपने रिपोजिटरी में लेके आ जाऊं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये किसी और का कोड है, डॉकर जेनकिंस पाइपलाइन, है ना। ये कोड इस बंदे का है, अरुण गुप्ता का। अब मुझे अरुण गुप्ते के कोड को अपने में लाना है, अपने रिपोजिटरी में लाना है, तो आपको ना ये फॉर्क बटन दबाना पड़ेगा। आप जैसे ये फॉर्क बटन दबाओगे ऑटोमेटिकली वो कोड आपके रिपोजिटरी में आ जाएगा। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग अभी मेरा जो ये कोड है इसको फॉर्क करो और मुझे बताओ कि वो आप लोगों के पास आया कि नहीं। इस कोड को आप लोग फॉर्क करो। इसको पहले खोलना ब्राउज़र पे खोलने के बाद आप ये वाली बटन दबा देना फॉर्क की। हैंगआउट वाले उस पे चैट पे ओपन कर। अच्छा, और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि किस किस ने आपके कोड को फॉर्क किया है। यहाँ लिस्ट में दिखा देगा आपको। इन लोगों ने आपके कोड को फॉर्क किया है। अभी स्क्रीन शेयर करो और इंद्रजीत आप स्क्रीन शेयर करो और अभी जो हमने किया था उसको जरा सा एक ब्रांच बना के करके दिखाओ मुझे। देखो मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, आपने फॉर्क कर लिया ना, वेरी गुड। अब एक नया ब्रांच बना लो और ब्रांच नहीं, रिपोजिटरी बनाना। कोई T2 माइक्रो मशीन है आपके पास अभी अवेलेबल? आप अनम्यूट कर लो, उससे थोड़ा सा आसान होगा। गिट क्लोन करना होगा पहले। करेक्ट, पहले गिट है आपके मशीन पे, देखना जरा। गिट टाइप करो। नहीं, डाउनलोड नहीं किया हुआ मैंने। हाँ, वो डाउनलोड नहीं किया हुआ। टाइप करो, ब्लैक स्क्रीन में जाओ। नहीं, यहाँ नहीं, ब्लैक स्क्रीन में जहाँ SSH करके बैठे हुए थे ना आप, उसी मशीन पे जाओ। यहाँ पे गिट टाइप करना बस। एंटर मारना नहीं है, ये टाइप करो यम
YUM, यम, यम इंस्टॉल, Git. करेक्ट, यम इंस्टॉल गिट। ठीक है, देखो ये कितनी सारी चीजें इंस्टॉल कर रहा है ना। वहाँ लिस्ट उसने बताया था पैकेज का। अब टाइप करना गिट, ठीक है, गिट आ गया है ना। अब आप पहले एक डायरेक्टरी बनाओ, सीडी कर लो, क्योंकि ना आप होम दूसरे यूजर के होम में हो, तो इससे अच्छा है कि सीडी टाइप करके ना अपने होम में चले जाओ, रूट के होम में। हाँ, सीडी, डायरेक्ट सीडी टाइप करो ना, आ जाएगी। सीडी इंटर करो, सीडी इंटर, इंटर, करेक्ट। अब पीडब्ल्यूडी करो, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो, है ना, / रूट के अंदर बैठे हो, करेक्ट। अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लो, mkdir इंदर नाम से बना लो, ठीक है। अभी सीडी करके इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ जो आपने नया बनाया है, वेरी गुड। यहाँ पे ls-lhrt करो, ये होता है ls होता है लिस्ट के लिए, और lhrt होता है h होता है फॉर ह्यूमन रीडेबल, t टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको क्लोन करना पड़ेगा उस कोड को, जो भी आप एक ब्रांच रिपोजिटरी बनाओगे उसको। तो अभी आपने एक रिपोजिटरी बनाई थी सबसे शुरू में डेमो नाम से, है ना, उस रिपोजिटरी को क्लोन कर लो यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। ये जो नीचे मैसेज है ना, इसको हाइड कर दो, ये ना दिख नहीं रहा कुछ चीजें ना इसमें। हाँ, वेरी गुड। अभी यहाँ पर ls-lhrt करो, परफेक्ट। तो आपके पास वो कोड आ गया जो कि अवेलेबल है गिटहब के ऊपर में, है ना। अब यहाँ पे सीडी करके इसके अंदर चले जाओ, फिर ls करके देखो कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है। readme.md फाइल अवेलेबल है। परफेक्ट। तो अभी अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना हुआ है। हाँ, एक फोल्डर बना के देखना है कि पहले तो ब्रांच क्रिएट करना है हमें, है ना। अभी हम मास्टर ब्रांच में हैं, तो हमें एक ब्रांच बनाना चाहिए पहले। ब्रांच जो बनेगा वो चेकआउट की कमांड से बनता है। करेक्ट, चेकआउट कमांड से बनता है। तो लिखो गिट चेकआउट, अभी गिट ब्रांच से देख लो। डेवऑप्स के अंदर आके और उसके अंदर फाइल बनाएंगे गिट डेवऑप्स के अंदर है। हाँ, अभी यहाँ पर आप ls करो,
ठीक है, अब यहाँ पर कोई सा भी फाइल बना लो, एक vi करके टेस्ट नाम से या किसी भी नाम से बना लो। परफेक्ट, यहाँ पे एक मैसेज डाल दो। ठीक है, इसको सेव होके बाहर आ जाओ। सेव था इसका, प्रेस एस्केप। एस्केप बटन दबाओ, फिर शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन का बटन दबाओ। पहले एस्केप बटन दबाओ, फिर शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन, आपके लैपटॉप में होगा। हाँ, फिर एक्स दबा दो, एक्स। एंटर मारो। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे, है ना? लिखो गिट ऐड स्पेस डॉट। अब आप देख सकते हो कि ये मैंने जो फाइल बनाई वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको गिट स्टेटस कमांड होती है। परफेक्ट, यहाँ दिखा रहा है न्यू फाइल, है ना? दिखा रहा है न्यू फाइल, ये वाली फाइल ऐड हुई है। अब लिखो गिट कमिट, उसके बाद मैसेज दे देना कमिट का। दिस इज एरर की। हाँ, कमिट हो गया है वो। वन फाइल चेंज क्रिएट मोड हो गया ना कमिट। अब आपको इसको क्या करना है? पुश करना है ना? ऊपर भेजना है। ऊपर भेजने के लिए क्या करते हैं? गिट पुश। पहले एक बार चेक करना किस ब्रांच में है, राइट? आप तो हाँ, चेक कर लो कौन से ब्रांच में बैठे हो आप। ठीक है, लिखो गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम। ब्रांच का नाम डेवलप्स, राइट? हाँ, ठीक है। ठीक है, एंटर करो। यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल्स डाल दो, यूजर आईडी के साथ में पासवर्ड। ईमेल एड्रेस देनी है तो यूजर नेम देते हैं? यूजर नेम देना है बेसिकली। मेरा यूजर नेम मेरा ईमेल एड्रेस है, तो मैंने तो अपना वो डाला था। आपका जो भी है यूजर नेम आप वो डाल दो। पासवर्ड तो ले रहा है तो पासवर्ड का पंगा है। यूजर नेम तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, इंद्रजीत 709 है। ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रोसेस पता चल गया, राइट? राइट।
अपने को प्रोसेस ही पता करना था कि कैसे होता है, उसके बाद मर्ज ठीक करना है, है। तो मैं देख लेता हूँ, हाँ पासवर्ड का मिस्टेक हो रही होगी या तो। ठीक है, तो ये आप आगे जाके टेस्ट कर लेना। अभी आप वो और अभी अगर अपना आप RDS वाला शेयर करना चाहते हो तो यू कैन शेयर। हाँ, RDS वाले में मेरा भी वही अटक रहा है आपने उसी RDS चीज लॉन्च में। कर दिया है? दिखाओ अपना RDS। RDS मैंने कंफिगर कर दिया था, जैसे मैंने अभी RDS का मैंने स्टोरेज ग्रुप चेक करा तो यहाँ पे दिखा रहा है 3306 पोर्ट ठीक है, दिखा रहा है, यहाँ पे अवेलेबल इसमें है ना इनबाउंड डिफॉल्ट, के अंदर। हाँ इसमें एडिट करो, एडिट करो। यहाँ पे एडिट का बटन है ना, हाँ इसमें ये वाले के साथ में एक और क्लिक करो, यहाँ पर ऐड रूल, हाँ माई सिक्वल और सेलेक्ट करो। करेक्ट। अभी यहाँ पे 000 कर दो लास्ट वाले बॉक्स में, कस्टम के बाद। हाँ हाँ ये वाला सेलेक्ट करो, ठीक है, और सेव कर दो इसको। ठीक है, अभी आप उसमें जाओ अपने ब्लैक स्क्रीन में, हाँ पहले से बाहर आना कंट्रोल C कर दो। है। यहाँ पे बस माई सिक्वल कमांड टाइप करना, माई सिक्वल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप उसमें जाओ अपने RDS में, RDS के डैशबोर्ड में जाओ और उसका एंड पॉइंट होगा एक RDS का। ठीक है, यहाँ पर देखो एंड पॉइंट के साथ में पोर्ट लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर लो और वहां चलो। अब यहाँ लिखो MySQL -u, यूजर आईडी पासवर्ड पता है ना आपको? वो पता। MySQL, हाँ -u, यूजर बताओ कौन सा है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर -h, एक साथ स्पेस मत दो, -h के बाद ना स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ डालो, -p, इंटर, इंटर। हाँ, अब यहाँ पासवर्ड डालो। ठीक है, एक्सेस डिनाइड हो गया है इस यूजर के लिए, एडमिन यूजर के लिए एक्सेस डिनाइड है, जिसका मतलब है कि पासवर्ड का पंगा है। पहले तो 2 एरर दे रहा था, पहले तो दूसरे एरर आ रहे थे, उसके 101 के दे रहा। हाँ वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि पहले हमारे पास वो अलाउ नहीं था पोर्ट, इसीलिए। ओके, पहले ये वाला एरर आता था, एरर 2038 पर कनेक्ट MySQL सर्वर टेस्ट। हाँ तो हमारा पासवर्ड का पंगा है, और जब भी बनाओ ना RDS तो कभी भी ना एडमिन यूजर मत रखना, क्योंकि एडमिन यूजर जो होता है ना वो ना बाय डिफॉल्ट AWS अपने लिए रखता है। ठीक है, ओके, तो इसीलिए आपको वहां पे दिक्कत आती है। तो आप कोई नहीं, आप इसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो RDS के पोर्टल में जाके। ठीक है, मैं तो देख लूंगा यहाँ पे। हाँ तो तो बेसिकली ये वाला पोर्ट ऐड करके इसमें ऑल करके हमें इसको 00 भी देना होगा। बाकी हाँ अगर 00 हमारा दे सकते एनवायरनमेंट हो। जैसे हम अपने मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जब काम करेंगे हम्म, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी सबनेट भी हम उस पे वो हो जाएगा ना, जो करेक्ट। हमारा वो होगा। हाँ तो सबनेट कह रहा हूँ, वहां पे वो जो स्टोरेज वो भी हम देंगे। वहां पर आप 00 नहीं दोगे, वहां पर VPC का CIDR दे दोगे, ताकि ना कोई भी इंस्टेंस जो VPC के अंदर में हो वो उससे कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो यही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। मैंने एक जेनकिंस लॉन्च करा हुआ है, तो कल जो हम लोग, इसको जरा स्टॉप करना।
ठीक है। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक जेनकिंस लॉन्च किया हुआ है ना। कल जो हम लोग बैठेंगे ना, तो कल हम हमारे पास जेनकिंस होना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के पास भी एक जेनकिंस मशीन होना चाहिए। उसके बाद कल हम थोड़ा सा जेनकिंस का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि कोई प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैनेज जेनकिंस में जाके क्रेडेंशियल्स ऐड कैसे करते हैं, गिट में जैसे अभी हम लोकली गिट से क्लोन कर रहे थे, तो गिट से क्लोन कैसे करते हैं, और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जो भी हम मैनेज जेनकिंस के अंदर में है ना, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे अपने समझने के लिए कि क्या चीज़ कहाँ पे डालनी पड़ती है, अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की, तो वो कैसे और कहाँ से करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अगर हम कोई जॉब जब बनाते हैं जेनकिंस में, तो ये सारे ऑप्शंस किस चीज़ के लिए होते हैं और क्या इनका मतलब होता है ना। और फिर हम कल एक फ्री स्टाइल जॉब बनाएंगे, और फ्री स्टाइल जॉब बना के हम देखेंगे कि कोड कैसे कंपाइल हो रहा है जेनकिंस के थ्रू और क्या एंड प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। तो आप लोगों को जेनकिंस अपने लैपटॉप में, सॉरी, या तो लैपटॉप में डाल सकते हो या फिर सर्वर पे डाल लो। लैपटॉप में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उतना रिसोर्स समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता है। तो आप बेसिकली इसको फॉलो कर सकते हो जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है। इस यूआरएल को फॉलो करना, तो आपका पहले तो मेवन और उसकी डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। एज इट इज़ यहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला यूआरएल फॉलो करके आप जावा इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही चलना है। ऊपर से पहले यहाँ से मेवन इंस्टॉल करना है। उबंटू 16.04 हो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर से लिखे हुए हैं सब उसी के रिगार्डिंग लिखे हुए हैं। उसके बाद आपको ये कमांड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके चलाना है, तो आपका जेनकिंस अप एंड रनिंग होगा। ठीक है। अब एक और चीज़, जब भी जेनकिंस आप चलाओगे अपने लोकल में, लोकल का मतलब मेरे लिए EC2 मशीन में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा उसके इनबाउंड रूल में आपके पास 80 पोर्ट ओपन होना चाहिए और 22 पोर्ट ओपन होना चाहिए। ये 2 पोर्ट आपको ओपन करके रखना पड़ेगा। ये मैं इसका स्निपेट लेके देख देता हूँ, क्योंकि जब आप जेनकिंस इंस्टॉल करोगे तो वो आपको ये दोनों पोर्ट 22 पोर्ट तो हमें पता है SSH करने के लिए चाहिए, और 80 पोर्ट हमें जेनकिंस को ब्राउज़र पे खोलने के लिए चाहिए। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे मेरी जेनकिंस जो है, यहाँ देखो ये 80 पोर्ट पे खुली हुई है ना। तो यही चाहिए हमें। ये आप लोग इंस्टॉल करके रखना। तो जेनकिंस हमारे पास होगा तो हम वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट में डिबग करेंगे चीज़ों को। ठीक है। कल हमें जेनकिंस को फिनिश करना है ताकि हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ पाए जेनकिंस के ऊपर में। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के पास? और कल हम एक और चीज़ देखेंगे। पहले तो हम कोड को ना लोकल में कंपाइल करेंगे। जेनकिंस में किसी भी जॉब्स को बनाने से पहले हम कोड को लोकल में कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि कंपाइलेशन होता क्या है। बेसिकली जब रॉ कोड को अगर हम कंपाइल करते हैं तो वो कैसे हमें जार फाइल या फिर कोई भी फाइल हमें देता है, और फिर हम उसको लोकल में पहले चला के देखेंगे। जब वो लोकल में चल रहा होगा तब जा करके हम जेनकिंस में जॉब बनाएंगे इसको। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है लोकल इसमें? मतलब EC2 इंस्टॉल। करेक्ट करेक्ट। मैं लोकल बोलूँ ना तो उसको हमेशा सर्वर ही समझना है EC2, क्योंकि मैं लैपटॉप में उतना कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो वहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लोकल का मतलब मेरे लिए वही होता है। ठीक है। EC2। और एक और काम कर सकते हो, जैसे मान लो आप लोगों को थोड़ा सा समटाइम्स लगता है ना कि यार बिलिंग का पंगा पड़ जाएगा। जैसे मेरे पास, मैं बड़ा मशीन लॉन्च करके रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें चलानी होती हैं। अब आप सोचोगे कि यार इतना बड़ा मशीन मैं लॉन्च करूँगा तो बिलिंग का पंगा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बिलिंग आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप मशीन को बंद करते हो ना, जैसे आप स्टॉप करते हो, तो स्टॉप होने के बाद में ये वाली एक्टिवेट हो जाती है, ये वाली बटन जो अभी एक्टिवेटेड नहीं है, चेंज इंस्टेंस टाइप। ठीक है। तो चेंज इंस्टेंस टाइप में क्लिक करके इस मशीन को आप T2 माइक्रो बना सकते हो, स्टॉप इंस्टेंस को, है ना।
फिर जब इसको चलाना हो फिर से, तो इसको फिर से चेंज इंस्टेंस टाइप में अपने हिसाब से जो भी समझ में आए मशीन, मतलब समझ में क्या, जो भी रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन के लिए वो चला दो और उसको फिर स्टार्ट कर दो। फिर इसी तरह जब भी आपको नहीं यूज़ में है, स्टॉप करना है, तो उसको T2 माइक्रो करके स्टॉप कर दो, तो उसमें बिलिंग आपको थोड़ी सी कम आएगी। ऐसे ये M5 एक्स्ट्रा लार्ज लॉन्च करके चलोगे तो ये 13 रुपीज़ शायद पर आवर आपको कॉस्ट करेगा इस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन। अगर आप इसको स्मॉल कर दोगे तो आपको कम कॉस्ट आएगा। T2 माइक्रो तो वैसे भी फ्री ही है ना, तो आपको फ्री टायर के अंदर ही चला जाएगा जब वो बंद रहेगा, तो उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। मैं हमेशा टर्मिनेट ही कर देती हूँ जो भी हाँ, करना तो है। उससे पता है क्या प्रॉब्लम होती है समटाइम्स, जैसे अभी तो आप सिर्फ EC2 को ब्लैंक प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, जैसे मान लो आपने अभी इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, अब फिर ये बार बार ये काम करना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है कि हाँ यार फिर से उतना सारा कुछ इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उस समय आपको ये वाला ट्रिक काम आएगा कि मशीन को आप स्टॉप कर दो और इसको साइज चेंज कर दो। एक्शन में जाके इंस्टेंट सेटिंग में जाना है और ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो एक मशीन क्रिएट करके उसको हमेशा मतलब प्रैक्टिस किया तो स्टार्ट कर दिया, वैसे स्टॉप करके रख सकते हैं हाँ हाँ मशीन। बिल्कुल। T2 माइक्रो रखोगे तो थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए, पैसे कम आएंगे आपके बिलिंग में। ओके। और अगर बड़ा मशीन रखना चाहते हो तो फिर उसके बिलिंग ज़्यादा आएगी, वो 13 रुपये पर आवर लेता रहेगा आपसे।